साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी युवा चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 9 पाठ आज चौथा है। ठीक है, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। उससे पहले हमने किसानों के आंदोलन पूरे पढ़ लिए हैं पीछे के पाठ में, जो पाठ 3 था उसमें। अब आज चौथा जो पाठ है उसमें जनजातियों के आंदोलन है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक। थर्ड ग्रेड की बात करें तो ऐसा कैसा टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन, ऐसा कैसा टॉपिक दिया हुआ है। वहाँ से आप प्रश्न कन्फर्म मान लीजिए, प्रश्न आराम से एक बन जाएगा। कक्षा 9 की 2 पाठों में से आराम से बन सकते हैं, दोनों पाठों से एक प्रश्न आराम से बन सकते हैं। जनजाति वालों से भी ये आराम से प्रश्न बन सकता है। तो मुख्य जनजाति जो आंदोलन है, देखिए मेर विद्रोह की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कौन कौन से जनजाति के आंदोलन, भील विद्रोह की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें, भील विद्रोह थोड़ा सा लंबा चलेगा। फिर उसके बाद में ये आपके सामने जो आएगा अगला वो हो जाएगा आपके, देखिए मीणा विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? मीणा विद्रोह है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी लास्ट में प्रश्न भी देख लेंगे, अति महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चारों की बात, 4-5 जो विद्रोह हैं उन सभी की बात हम करेंगे। मेर, मीणा और भील विशेष रूप से इन 3 की बात हम इस पाठ में करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीनों ही है, यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। देखिए बात शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है, सुबह 10:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। देखिए उसे एक सूचना और दे दूँ मैं आपको कि थर्ड ग्रेड में जितना राजस्थान जी के आना है, थर्ड ग्रेड में जितना भी, चाहे लेवल 1 से है चाहे लेवल 2 से हैं, सभी के लिए टॉपिक वाइज पूरे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू टॉपिक पढ़ते रहें, उसके बाद में वो टेस्ट दें। अति महत्वपूर्ण टेस्ट इन्हीं महत्वपूर्ण किताबों से वो तैयार किए गए हैं, तो वह उनसे आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, और आप सीधा प्ले स्टोर से सर्च करके जुड़ सकते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज़। और आपकी जो PDF है टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। पूरे पाठ होते हैं 7 पाठ हैं, जैसे 7 पाठ पूरे होंगे तो आपको पूरी PDF आपको ये हाईलाइट की हुई टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, और टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़े। देखिए मेर विद्रोह की बात करें, सबसे पहले मेर विद्रोह 1818 से 1824 की बात करें तो मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरू पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मेरू के विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। देखिए बात करें सन 1818 में, गौर करना होगा, ध्यान लगाना होगा। ये क्लासें जो है विद्रोह वाली, ये आपको थोड़ा सा रुचिकर भी नहीं लगेगी, क्योंकि यदि अब रुचिकर तब लगेगी जब आप इसको स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका इसको एक कहानी के रूप में आराम से क्रम वाइज पढ़ते रहें, तो आपको एक कहानी के रूप में याद भी रहेगी। सन 1818 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड ग्रेड के लिए याद करना, पूरा आराम से देख लेना। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट जो हैं, एक विल्डरनेस झाक एवं अन्य गाँव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया। ठीक है, 1818 की बात है, जिसके अनुसार मेरू ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की थी। वापस नोट करें, कब? 1818। मार्च 1819 की बात करें, विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरू द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, और उन्हें नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरू के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया था। मेरू को दंडित किया गया। उस पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस जो चौकियां वो स्थापित की गई। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरू को घेरने के लिए नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरू ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया। अपने क्षेत्र से पुलिस चौकियों व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में जाक नामक स्थान पे ब्रिटिश पुलिस ने हत्याकांड में अंग्रेजों के साथ ही मेवाड़ मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। जनवरी 1921 में बात करें अब, तो अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रहा था। ये जनानी हुई। इस प्रकार से जो 3 बटालियन अंग्रेजी सेना ने, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरू का आक्रमण करके जनधन हानि हुई। इस प्रकार से वहाँ पे विद्रोह का दमन किया। 1822 में मेरू से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। देखिए बात करते हैं आगे। अंग्रेज 1946 तक मेरू विद्रोह का नियंत्रण करने में सफल रहे थे। भील विद्रोह है 1818 से 1860 की बात करें तो भील मुख्यतः जो थे मूलतः शांतिप्रिय जनजाति थी। ठीक है, वे अंग्रेजों के आगमन पर स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, तथा 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित
अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह करने के लिए बाध्य किया गया था। यहाँ पे ये बात पहले नोट करें, शांतिप्रिय जनजाति रही है, इसलिए उनको बाध्य किया गया था। 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजों जो प्रयासों ने भीलों पर असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, ये तो कर थोपने वाला पहला हो गया। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया था। उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, यह भी एक कारण रहा। चौथा कारण जो था, 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं ने को भंग कर दिया गया था। भील राज्य और जागीरदारों की सेना में नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जो मुख्य बात जो यहाँ से प्रश्न बनेगा वो भी हम आराम से जो आपके मन में चल रहा है अभी, ठीक है, जहाँ से मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, पहले वो दिखा देता हूँ आपके, जहाँ पे आपको तस्वीर जैसे नजर आएगी गोविंदगिरी, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है बिलों से संबंधित, जो मुख्य बात हम जो करेंगे इसी में, तो आप अंत तक आराम से देखते रहें। देखिए, बात करते हैं पांचवें कारण की। तो भील अपनी पाल के समीप ही गाँवों से रखवाली चौकीदारी कर नामक कर जो रखवाली नामक कर जो था, अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई सुरक्षा नामक कर वसूलते थे। जेम्स टोड ने राज्य की आय और राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे, जिससे ये तात्कालिक कारण था। मुख्य तात्कालिक कारण यही था भील विद्रोह का। सन 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया था, किंतु इससे सफलता नहीं मिली थी। फिर जनवरी 1823, बात करते हैं जनवरी 1823 की। तो इसमें ब्रिटिश तथा रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी में, दिसंबर की बात करें तो भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की थी। फिर भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखेरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अनेक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखियों ने मई 1825 में समझौता कर लिया था। क्रम से चलते रहे इसी प्रकार समझौता डूंगरपुर राज्य की शिमूरवारू, देवल और नंदूपालों के भीलों ने किया। उपयुक्त समझौते के अंतर्गत एक पक्षीय प्रावधान थे, किंतु उसमें माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे थे। देखिए, जनवरी 1826 ईस्वी में ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह, नाम याद करें और नोट कर लें। जो परीक्षा में गहराई से प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ग्रासिया भील जो था मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के बाद दौलत सिंह से आत्मसमरण के पश्चात ये विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों और उदयपुर ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति जो है वो अपनाई। 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील विद्रोह हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा महाराज ने तुरंत नियंत्रित कर दिया था। बात करें, देखिए आगे, अप्रैल 1841, अप्रैल 1841 की बात करें तो गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। मेवाड़ भील कोर यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछा भी गया है, नोट कर लेना, इस बात को स्टार लगा के नोट कर लेना। 1841 अप्रैल में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की थी। मेवाड़ भील कोर ये कब की, ये नोट कर लेना। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय जो था उदयपुर राज्य में, ये भी नोट करें, खेरवाड़ा रखा गया था। मेवाड़ के भील क्षेत्र में खेरवाड़ा एक कोटड़ा में 2 छावनियाँ स्थापित की गई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में छोटपुट भील विद्रोह हुए थे। इसी समय माही काटा एजेंसी के अंतर्गत पोशीना गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व ग्रासिया विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह की गुजरात में 1846 के कुंवर जो जीवे वसाओं के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता देने हेतु वेस्टर्न मालवा डिस्ट्रिक्ट, ये आपके साथियों, अभी आप ये कोई कह रहे हैं ना कि इन किताबों से कितने प्रश्न बन रहे हैं, गाइड पढ़े कि नहीं पढ़े, तो आप ये पाठ जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैटर बहुत है इन किताबों में,
ठीक है। तो ऐसे पार्ट किसान आंदोलन की बात हो, आप किसी भी पार्ट को आराम से पढ़ेंगे तो इन्हीं किताबों में बहुत सारा मैटर है, ठीक है। तो इन पे विश्वास हमें करना होगा। अब जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपको, क्योंकि इन किताबों को तो आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, और चाहे कोई भी गाइड आप पढ़ रहे हैं ये अच्छे से तैयार करें, ऐसे के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया था। आगे देखिए, कंटिन्यू चलती रही, जो क्रम हमारा चल रहा है उसी प्रकार क्रम से हम उसको स्टोरी रूप में चला रहे हैं। 1850 ईस्वी से 1855 के मध्य 1850 से 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों का मौत की घाट उतार दिया गया। फिर 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 की क्रांति के दौरान, यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान ही भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति के अनभिज्ञ थे और राजकीय जो पलटन थी उन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया था। यदि इस समय अंग्रेजों के खिलाफ भीलों को साथ में लेते, उनको ये राष्ट्रीय विद्रोह था उसमें भीलों को जानकारी पूरी नहीं थी, वरना ये भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे इस 1857 की क्रांति में। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया और सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया था। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872 और 75 के दौरान 72 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की नई घटनाएं घटी थी। देखिए, बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी और शेरगढ़ गांवों ने के भील छापामार गतिविधि द्वारा अशांत रहे। 1873 से 74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था और उनकी गतिविधियां मध्य भारत के शैलाना तथा झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1881 से 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ये जो उदयपुर राज्य के भील थे वो अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ था, ये नोट करें, 1881 से 82 में। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं जो थी, मान सिंह राज्य का प्रतिनिधि जो था और लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। नोट करें इस बात को, इंपॉर्टेंट यहाँ से। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था। बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा, पूरे दिन भी जलाया जाता रहा। फिर फौज की इन कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों और पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर सुरक्षित स्थिति पे स्थान पे पहुंच गए थे। देखिए, आगे बात करें। निराश सेना अपनी स्थिति सुदृढ़ व भीलों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया था। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर जो रिखव देव में घेरे डाल दिए थे। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का जो गामती नीमा और पीपली का खेमा और शगात्री का जोयता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने रिखव देव था उसके मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता प्रारंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया था। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने और भविष्य में भीलों को जनगणना कार्य को कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गई। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विद्रोही जो विरोधी गतिविधियां थी उसमें संलग्न न होने की स्वीकृति दे दी थी। एक भयंकर भील विद्रोह जो को शांत अवश्य कर दिया था, किंतु उसे पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। 20वीं सदी के
प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ था। यहाँ से मुख्य भूमिका, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी और जाति से बंजारा थे। नोट कर लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है यहाँ से। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे। उन्होंने धूनी स्थापित कर और निशान ध्वज लगाकर आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। देखिए आगे, सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत और इडर राज्य के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। इडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंधित थी। राजस्थान में गुजरात के भीलों को सामंती शोषण, थोड़ा बोलने में तकलीफ है, जुकाम वगैरह थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जारी है। राजस्थान में गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता का कहा जा सकता है। यहाँ पे जो पहली सफलता यहाँ पे कही जा सकती है। सन 1911 के आरंभ जो था में डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आ गए थे। ठीक है, सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया। धार्मिक शिष्टाओं के साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे थे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की और उसकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी भी थे। भीलों के मध्य विवादों को निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य हाथों में गोविंदगिरी की समानांतर सरकार चलने लगी थी, किंतु दूसरी ओर राज्य व जोगीदारों द्वारा उनके शिष्यों को उत्पीड़ित करना भी जारी रहा। तो ये आप गोविंदगिरी हैं, उनको आप देख सकते हैं। बात करते हैं आगे। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इडर, सूत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्यों में पंचमहल तथा खेड़ा जिला था, उसके भील वहाँ आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों और बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया था। बात करते हैं आगे। जो मुख्य यहाँ से सवाल बनेंगे वो देखिए, यहाँ से और भी ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की। गोविंद गुरु अक्टूबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। कब? अक्टूबर 1913 में पहुंचे। भीलों को पहाड़ी पर एकत्रीकरण होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे और अपने साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों से सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पालों से युद्ध के लिए तैयार कर रहे भीलों को कुचलने की प्रेरणा की। 6 से 10 नवंबर, 6 से यहाँ पे अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर को 2 कंपनियों 104 वेलेजली राइफल की एक संयुक्त कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंच गई थी। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गन तैनात कर रखी थी और वहीं से गोले बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक जो युद्ध सामग्री थी उनके सामने वो टिक नहीं सके। भीलों को अंधाधुंध गोलियों और बूंदना प्रारंभ कर दिया था। भीलों में भी भगदड़ मच गई थी। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद भीलों को कत्लेआम जारी रहा। समर्पण के बाद भी उन भीलों का कत्ल करना जारी रखा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे। केवल किसके अनुसार? अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार। ठीक है, संख्या ज़्यादा भी हुई थी शायद। 900 भीलों को बंदी बना लिया गया था। इसके साथ ही गोविंदगिरी व पुंजिया को भी बंदी बना लिया गया था।
भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। वहाँ पे गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास, उनकी इतनी लोकप्रियता थी कि उनके आजीवन कारावास को 10 वर्ष की सज़ा में बदल दिया गया था, और 7 वर्ष के बाद इस शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया था कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ इड राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के दालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों में भगत मिल उन्हें प्रवचन सुनने पहुंचने लगे थे। अब देखिए बात करते हैं उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी और ओसवाल बनिया जाति के थे। ये बात नोट कर लेना मोतीलाल तेजावत के बारे में, जो प्रमुख व्यक्तित्व है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उन्होंने कुछ समय झाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी काम किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आई। झाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी भी छोड़कर परचून का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया था। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोशिना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्र विचित्र जो मेले थे उसमें नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः व्यापार में के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए थे। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी प्रारंभ किया। नोट करें, अति इम्पोर्टेंट, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। झाडोल जागीर तक ही यहाँ पे जो मोतीलाल तेजावत ने गतिविधियाँ की वो झाडोल जागीरदार तक ही सीमित थी, किंतु उसका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक तथा अन्य नेताओं से मिले तथा उनसे विचार विमर्श कर भीलों को समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। देखिए तेजावत भी उत्साहित, यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, जिससे तेजावत को उत्साहित किया जिस आंदोलन ने। ठीक है, और उस बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया था, तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 को उन्होंने भीलों का करबंदी सहित अन्य असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। झाडोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया था। स्थिति को नियंत्रित करने में लाने के उद्देश्य से 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए थे। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया था। दिसंबर 1921 की बात है, जब 1921 तक दिसंबर तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पे भील आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय ले लिया था। 1 जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया। जनवरी 1922 में सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहाँ भील भारी संख्या में भील जो है और गिरासी आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन में बहुत प्रभावित हुए थे और सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों और गिरासियों को अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में भी आंदोलन चलाने में सक्षम थे। इस प्रकार से सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जो जीवन दिशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों की समान ही था। इस प्रकार से सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पत्ती पर गिरासी आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए। उन्होंने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गिरासियों को अनेक सभाएं की तथा उन्हें बंदी तथा राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। देखिए 11 फरवरी 1922 कब की बात है, 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान और आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांवों और जो सेवा में
कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों ने जो संयुक्त सेना थी इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया था। ठीक है, राज्य व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने। फिर इस सैनिक कार्रवाई से अनेक गिरासियों की जानें गई और फौज ने उनके घर, अनाज, पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलेरिया गांव पर आक्रमण किया और इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। 11 आदिवासी भी जाने गई। 6 मई को भूला नाम दिखा नवावास मेवावास, ठीक है, नामक गांव की सैनिक आक्रमण के शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया था। देखिए, सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाई ने भीलों और गिरासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ठीक है, इस स्थिति में भूला, नवाबास और मलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों में आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले। एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एकी आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग ही घोषित कर लिया था। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्तापक्ष द्वारा कुचल दिया गया था। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एकी आंदोलन था वो प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाखर जो आपके सातपुर था और वहाँ पे पिंडवाड़ा आदि प्रगणों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन प्रगणों की शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत जो नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थ में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व ग्रासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों, अंग्रेजों ने अशिक्षित और भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए थे। अब यहाँ से देखिए बात आती है जनवरी 1924 की। उसके बाद में तेजावत भूमिगत हो गए थे क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिया था। ये बात नोट करें, इंपॉर्टेंट है। 1924 से भूमिगत हो गए। उसके बाद में जब तक तेजावत को नहीं गिरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो पाएगा, इस प्रकार ये अधिकारियों की स्पष्ट मान्यता थी। 3 जून 1929 को ईडर राज्य को पुलिस ने खेड़ब्रह्म नामक गांव से तेजावत को गिरफ्तार कर लिया था। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया और जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया कि वह कोई आंदोलन कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर में प्रवेश उससे बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रतिमाह का भत्ता स्वीकार किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया तथा जब उन्होंने बोमट क्यों बनाया, जब उन्होंने बोमट क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश की तथा फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया वापस। अब देखिए मीणा विद्रोह की बात करते हैं। 1851 कब से स्टार्ट? 1851 से आपके 1860 तक। देखिए मीणा विद्रोह पहला जो स्टार्ट में बात हम करते हैं वह है कि नई भूमि और राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य में जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए कि वो इसी प्रकार से जो आदिवासी हैं वो किस प्रकार से होते हैं, चोरी आदि डकैती वाले, इस प्रकार से वो पूर्वाग्रह रखते थे उनके प्रति। फिर इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता की साथ में व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरू के दमन से मीणा समुदाय के लोग भलीभांति परिचित थे, अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। देखिए महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया में फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं द्वारा न केवल राजस्व अधिकारियों और सूदखोरों को लूटा बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी दावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए वहाँ पे हाकिम नियुक्त किया था। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ।
इसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, नोट कर लेना इस बात को, शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भीसरोडगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीम पलटन जो थी और एकलिंग जो पलटन थी कि सिपाही को 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इन राजपूताओं के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी थी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा समझौता समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया था। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुआरी और बड़ी लुआरी नामक गांवों पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुख्यों के गांव थे। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों के तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर की मीणाओं के सहायतार्थ पहुंच गए थे। इस प्रकार से उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयास किए, किंतु सघन झाड़ियों और पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी। इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली और राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए थे। दिसंबर 1854 एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था, इन राजपूत मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 में अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए थे। फिर भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं में की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित कर दिए थे। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित जो अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से लेकर 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट तथा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। नोट करें इस बात को, वापस नोट करें, देखिए एक बार। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 60 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया था। नोट करें 1921 में, जो 1955 में गठित हुई 57 से 60 के दौरान इस नाम से जानी जाती थी। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। ये बात नोट करें, उनके स्थान पर क्या मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दंडात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी जो समस्या थी का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय और अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर की मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था और महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली, लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा और आगजनी की। फिर भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया और 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। ये तो बात थी पूरे, हमने बात की जो मीणा जो आपके आदिवासी आंदोलन थे, मुख्य रूप से मेर, भील और मीणा, ये आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। जो अति लघुत्मक प्रश्न है वो आप देख लेना। ये आप इस पार्ट से जो पढ़े हैं आप खुद नोट करें और इसके जवाब लिखें, और अन्य आपको इस पार्ट से कोई सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी नोट करें, उसका रिवीजन करते रहें। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? फिर आपकी भगत जो पंथ के प्रतिवादक कौन थे? एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? 1921 में देवली रेजिमेंट और एनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया था, जो अभी भी हमने पढ़ा था। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। पार्ट अगला जो हम देखेंगे कल। ठीक है, तो आप सभी एक बार सब साथी जो भी देख रहे हैं वो लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पे आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है। आपको ये थोड़ा सा पार्ट अजीब लगा होगा क्योंकि ये थ्योरी टाइप में लंबा था, लेकिन जिन्होंने समझने की कोशिश की स्टोरी रूप में वो आराम से जिनके समझ में भी आया है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इनका रिविजन करते रहें, 2 और 3 बार तो इसका रिविजन आपको किताबों से 6 से लेकर 10 तक करना ही है। आप ये देखेंगे कि आप कक्षा 6 का केवल 3 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कक्षा 7 2.5 घंटे के अंदर आप पूरी कक्षा 7 किताब रिवीजन कर सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। फिर 2.5 या 2.25 घंटे में आप पूरी कक्षा 8 रिवीजन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये कक्षा 9 हो जाएगी तो एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, इसको आप कम से कम 3-4 घंटे में वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है साथियों,
तो अब जो भी साथी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण राजस्थान जी के सभी के आना, चाहे लेवल फर्स्ट से हैं चाहे सेकंड से हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। थर्ड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उससे जुड़े, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आप तैयारी टॉपिक देखते रहे। हर 2 दिन के बाद में टेस्ट होता है और वो टेस्ट दें। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।